हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है दोस्तों। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए हमारा रिवीजन का सीरीज चल रहा है और हम लोग स्टार्ट किए हैं इकोनॉमिक्स। उसमें हमारा ये 5वां क्लास है। तो आज हम लोग जो एक टॉपिक बचा हुआ था एनपीए का, फाइनेंशियल इंक्लूजन का, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे महंगाई, इन्फ्लेशन, और फिर हम जो है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के बारे में पढ़ेंगे। और ये प्रीलिम्स के लिए है, ठीक है। इसका पीडीएफ इंग्लिश में हमने दे दिया है और साथ ही साथ हिंदी में आपका जो क्लास के साथ ही आपका टर्म भी बताते जा रहे हैं, ताकि हिंदी मीडियम के बच्चे को जब इंग्लिश मीडियम वाला पीडीएफ पढ़े तो दिक्कत ना हो। ये मेरे बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए क्या होता है? आपको पता है, बैंक जो होता है या कोई भी फाइनेंस कंपनी होती है वो लोन देती है, ठीक है। तो लोन जब बैंक देती है तो उसको मिलता है ब्याज। मान लीजिए ब्याज टाइम पे नहीं मिल रहा है, तो जब भी बैंक को ब्याज टाइम पे नहीं मिलता है वो अच्छा चीज़ नहीं है। तो बैंक के लिए एसेट क्या होता है? एसेट मतलब परिसंपत्ति। तो एसेट वो चीज़ होता है जिससे आपको आर्थिक लाभ होता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट आपका पूरा होता है। तो बैंक को आर्थिक लाभ, इकोनॉमिक इंटरेस्ट पूरा कैसे होता है? लोन से। इसीलिए बैंक जो लोन देता है उसको एसेट बोलते हैं। और वो एसेट कैसा है? नॉन परफॉर्मिंग, मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ब्याज उस पर टाइमली नहीं मिल रहा होगा। तो एनपीए उस लोन को कहते हैं जिस पे बैंक को ब्याज जो है 90 दिन से नहीं मिला है। मतलब जब मिलना चाहिए था उसके 90 दिन तक अगर ब्याज नहीं मिला है, तो 90 दिन जब क्रॉस हो जाएगा तो हम बोल देंगे बैंक ने जो एसेट बैंक का था, बैंक ने जो लोन दिया था वो एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो लोन होता है जो बैंक देती है और जिस पे ब्याज जो है 90 दिन तक जो है ओवर ड्यू रहता है। मतलब जिस दिन लोन मिलना चाहिए था, अगर ना उसके 90 दिन तक लोन नहीं मिला, मतलब ब्याज नहीं मिला, ठीक है, जिस दिन इंटरेस्ट मिलना चाहिए उसको 90 दिन तक अगर इंटरेस्ट नहीं मिला तो वैसे लोन को एनपीए कहा जाता है, ठीक है। बैंक को ज़रूरत पड़ता है ये आरबीआई के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कि वो अपना जो भी एनपीए है उसको 3 कैटेगरी में बांट के रखे। तो एक होता है एसएमए, स्पेशल मेंशन अकाउंट, ठीक है, S0। फिर SMA1, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1। फिर SMA2, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। तो जब भी बैंक लोन देता है, ठीक है, और ये मान लो इस समय उसको ब्याज मिलना चाहिए, लेकिन 90 दिन के बाद वो क्या कहलाएगा? एनपीए हो जाएगा। तो 90 दिन के इंटरवल को 3 पार्ट में बांटा गया है। शुरू के 30 दिन, फिर 31 से 60 दिन, और 60 से 61 से फिर 90 दिन। तो वैसे लोन जिस समय इंटरेस्ट मिलना था नहीं मिला अगले 30 दिन तक, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट 0। फिर 31 से 60 दिन तक नहीं मिला तो वैसे लोन को बोल दिए स्पेशल मेंशन अकाउंट 1। फिर 61 से 90 दिन तक मिल नहीं मिला तो उसके बाद क्या कहलाएगा? स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। उसके बाद वो क्या कहलाएगा? एनपीए कहलाएगा, ठीक है। तो ये सब आपको समझ में आ गया स्पेशल मेंशन अकाउंट क्या होता है, एनपीए क्या होता है। 90 दिन के बाद एनपीए, और तुरंत पूरा 90 दिन नहीं देखा जाता, उसको 3 इंटरवल में बांट दिया जाता है 31 से 30 दिन में। स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, 1 और 2 कहा जाता है। उसके बाद देखो, कोई लोन एनपीए बन चुका है 90 दिन के बाद, तो वो अगर एनपीए ही रहा, मतलब एनपीए बन चुका है और वैसा ही वो रहा, उस पर ब्याज नहीं आया अगले 12 महीना तक, तो उसको बोल देते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट। तो ऐसा लोन जो एनपीए रहा 1 साल तक, तो उसको हम लोग बोला जाता है सब स्टैंडर्ड एसेट। मतलब 1 साल तक उसको सब स्टैंडर्ड एसेट ही बोला जाएगा। उसके बाद 12 महीने तक हो गया, एनपीए बनने के 12 महीने तक उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा सब स्टैंडर्ड एसेट। उसके बाद फिर अगले 12 महीना तक उसको बोला जाएगा डाउटफुल एसेट। क्या बोला जाएगा? डाउटफुल एसेट। तो ऐसा एसेट को डाउटफुल बोला जाएगा अगर वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में अगले 12 महीना तक है। उसके बाद डाउटफुल के बाद उसको बोला जाता है लॉस एसेट, जब वो 12 महीना क्रॉस कर लेता है तो लॉस एसेट क्या होता है? लॉस एसेट वैसा एसेट होता है जो बैंक ने को लग रहा है कि अब इस पर लॉस होने वाला है, ठीक है, हानि को वो पहचान लेता है, लेकिन आप बैंक का जो बैलेंस शीट होता है उससे वो हटाता नहीं है। अभी भी उसके बैलेंस शीट में ये दिखता है कि इतना पैसा जो है बैंक को लॉस
हो रहा है, लेकिन उसको वो जीरो नहीं उसमें से करता है, हटाता नहीं है। तो आपको याद करना है कि सबसे पहले एनपीए बनता है, फिर सब स्टैंडर्ड बनता है, फिर डाउटफुल बनता है और फिर लॉस बनता है। एनएसडीएल आप याद कर लीजिए शॉर्ट में, ठीक है। अब देखो, जब हमारा इकोनॉमिक डिसरप्शन हुआ था कोविड-19 पैंडेमिक से, तो बैड लोन को जो हम लोगों ने बोला था ना कि 90 दिन के बाद बैड लोन कहलाता है, तो आरबीआई ने उसको बढ़ा के बोला था कि नहीं, 180 दिन के बाद बैड लोन कहलाएगा, मतलब बैड लोन मतलब एनपीए बन जाएगा वो। तो आरबीआई ने बढ़ा दिया था। लेकिन वो कोविड-19 बढ़ा, मोटा मोटा भी एनपीए किसको कहते हैं, जिसमें इंटरेस्ट जो है 90 दिन तक नहीं मिला, उसके बाद वो एनपीए कहलाएगा। अगर मान लो एग्रीकल्चरल लोन है, किसानों को लोन दिया गया कृषि के लिए या फार्म लोन, तो उसके लिए एनपीए जो डिसाइड होता है, तो उसमें महीना के हिसाब से नहीं होता है, उसमें होता है फसल का सत्र के हिसाब से, क्रॉप सीजन के हिसाब से। तो जो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, ठीक है, उसमें अगर जैसे शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब जो तुरंत आपको उग जाता है, तुरंत उसको कटाई हो जाता है, तो जैसे हो गया चावल, बाजरा, ज्वार, तो उसके लिए एनपीए जो हैगा कि दो अगर क्रॉपिंग सीजन तक अगर ब्याज नहीं मिला, तो उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लोन, और तब वो एनपीए बन जाएगा। वहीं अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, मतलब जो लंबा टाइम लेता है, तो उसके लिए एक क्रॉपिंग सीजन तक अगर ब्याज नहीं मिला जिस दिन मिलना चाहिए, तो उसको हम लोग बोल देंगे एनपीए, ठीक है। तो याद रखना है कि एग्रीकल्चर और फार्म लोन में टाइम नहीं डिसाइड किया गया है कि 90 दिन या फिर और भी सारा चीज़, इसमें जो है क्रॉपिंग सीजन डिसाइड हुआ है, क्रॉप सीजन। लंबे क्रॉप के लिए वन क्रॉप सीजन और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए दो क्रॉप सीजन। अब देखते हैं कि एनपीए को ख़त्म करने के लिए सरकार ने क्या क्या काम उठाया है। तो एक है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ठीक है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या होता है कि अगर आरबीआई को लगता है कि बैंक का एनपीए बहुत बढ़ गया है, या फिर वो उसको नुकसान होने वाला है, या फिर वो अपने डिपॉजिटर का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो उस समय आरबीआई जो है वो बैंक पे रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है। और रिस्ट्रिक्शन कैसे बैंक पे लग देगा, ये बोल देगा कि आप अपना ब्रांच को एक्सपेंड नहीं कर सकते हो, फिर जितना भी आपको डिविडेंड बांटना है सैलरी वैलरी के रूप में, उस पर रोका जा सकता है। और भी स्पेशल उसका ऑडिट किया जा सकता है, मूल्यांकन किया जा सकता है, आरबीआई आकलन किया जा सकता है, ये आरबीआई कर सकता है, उसको बोलते हैं आरबीआई का प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। तो जब भी बैंक आरबीआई लगता है कि इस बैंक पे निगरानी करने का ज़रूरत है, तो बैंक को वो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क के तहत उस पर एक्शन लेता है। फिर जब लगता है कंडीशन ठीक हो गया, तो उसको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से उसको बाहर कर देता है, मतलब नॉर्मल फिर चलने लगता है बैंक। फिर है इंद्रधनुष प्लान। इंद्रधनुष प्लान जो है बैंक में सुधार के लिए लाया गया था। इसमें टोटल जो है वो 7 इसके पार्ट हैं, एलिमेंट है, जैसे बैंक को कैपिटलाइजेशन करना, पूंजीकरण करना, कैपिटल डालना, बैंक को पैसा देना। उसके बाद दूसरा चीज़ है कि उसका बैंक का जो चेयरमैन होगा, जो एमडी होगा, उसके पोस्ट को सेपरेट करना, ताकि अच्छे से बैंक पे मतलब जो है उसको देख रेख किया जा सके। तो ये सारा चीज़ ऐसे ऐसे करके 5 पॉइंट और हैं। फिर है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ठीक है, दिवालिया कानून। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत क्या किया गया है कि जो भी इंसॉल्वेंट अकाउंट है, इंसॉल्वेंट अकाउंट वो अकाउंट होता है, दिवालिया कब होता है, जब मान लो कोई बोरोवर है, वो बैंकों को दिया गया पैसा वापस नहीं कर पाता है, तो उसको इंसॉल्वेंट बोल दिया जाता है। तो अब बैंक को चूँकि इससे लॉस होगा, केस पहले लंबे समय तक कोर्ट में जाता था उससे पैसा रिकवर करने के लिए, तो सरकार ने जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लेके आया, जिसमें ये बोला गया कि जो भी इंसॉल्वेंट अकाउंट है, जिस पे बैंक बोरोवर जो है उधार लेने वाला पैसा नहीं दे पा रहा है, तो उस सिचुएशन में 180 दिन के अंदर जो है हम उन मैटर को डील करके फाइनलाइज कर देंगे, ठीक है। और इसका जो मामला होगा वो अलग ट्राइब्यूनल में चलेगा। अगर कंपनी ने लोन लिया है तो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में चलेगा, और अगर एक व्यक्ति ने लोन लिया है और नहीं दे पा रहा है, तो उसके लिए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल पढ़ते हैं इसको, डीआरटी, उसमें चलेगा इंडिविजुअल के लिए। और कंपनी का किस में चलेगा मामला, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में। फिर एनपीए के लिए और सरकार ने क्या किया है, स्ट्रैटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग। इसमें क्या होता है कि बैंक जो लोन देता है, ठीक है, कंपनियों को या व्यक्ति को, उसको वो शेयर में कन्वर्ट कर देता है कि चलिए बैंक भी अब जो होगा शेयर होल्डर होगा कहाँ पे, कंपनी में, ताकि बैंक को अच्छे मतलब कंपनियों को अच्छा से रेगुलेट किया जाए। और धीरे धीरे करके फाइनली सरकार उसको, और धीरे धीरे करके जो प्रबंधन है उस पर भी बैंक का कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। उसको बोलता है स्ट्रेटेजिक डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग। तो जो भी डेट मतलब जो भी लोन दिया गया उसका रीस्ट्रक्चर हो जा रहा है, या और उसको लोन में और उसको शेयर या फिर इक्विटी में उसको कन्वर्ट कर दिया जा रहा है।
फिर एक स्कीम है स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट। स्ट्रेस्ड एसेट, तो जो स्ट्रेस्ड एसेट है उसको रीस्ट्रक्चर करने के लिए, ताकि जो लोन में उसको कन्वर्ट कर दिया जा सके। जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट के तहत लोन दिए जाते हैं उसमें इस स्कीम के तहत वो अलाउ करता है बैंक को कि उसको वो इक्विटी में कन्वर्ट कर सकती है। किसको? स्ट्रेस्ड एसेट को। स्ट्रेस्ड एसेट क्या होता है? स्ट्रेस्ड एसेट में 3 चीज़ होता है, एनपीए प्लस रीस्ट्रक्चर्ड लोन और रिटर्न ऑफ एसेट। तीनों को जब जोड़ा जाता है तो मिलता है क्या है? स्ट्रेस्ड एसेट। एनपीए तो आपको समझ में आ गया। रीस्ट्रक्चर्ड लोन क्या होता है? रीस्ट्रक्चर्ड लोन मतलब जो भी लोन रीस्ट्रक्चरिंग होता है, मतलब लोन को वो शेयर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वैसे लोन जो, या फिर उसका टाइम को बढ़ा देते हैं। जैसे कि मान ली 10 साल के लोन दिए बैंक और वो सामने नहीं चुका पा रहा है, तो बैंक बोलता है ठीक है आप 15 साल में दीजिए। या फिर 10% पे ब्याज पे दिया तो बैंक बोलेगा ठीक है आप जो है 8% पे दीजिए। तो जो लोन का रीस्ट्रक्चरिंग होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं रीस्ट्रक्चर्ड लोन। कुछ भी हो सकता है, या तो उसका ड्यूरेशन बढ़ाया जा सकता है, या फिर इंटरेस्ट घटाया जा सकता है, या फिर उसको शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो वो सारा चीज़ें। उसके बाद है रिटर्न ऑफ एसेट। ऐसा एसेट, एसेट तो समझ में आ गया, बैंक के लिए एसेट क्या है? बैंक ने जो लोन दिया है। तो ऐसा एसेट जो बैंक को लॉस हो गया है और बैंक अपना बैलेंस शीट से उसको हटाना चाहती है। लॉस एसेट हमने देख लिया, तो लॉस एसेट तुरंत ऑटोमेटिक जो है बैंक का बैलेंस शीट जो रहता है, बैलेंस शीट मतलब जिसमें दिखता है कि बैंक का एसेट कौन सा है, बैंक का लायबिलिटी कौन सा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ऐसा कोई लोन जिसमें लॉस हो रहा है, ठीक है, बैंक को, अगर वो बैलेंस शीट में दिखेगा तो ख़राब दिखेगा, इसीलिए बैंक क्या करती है अपने एसेट से वैसे लोन को हटा देती है। उसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ करना। तो जब हम एनपीए में रीस्ट्रक्चर लोन को जोड़ के और उसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ एसेट। तो जब हम लोग एनपीए में रीस्ट्रक्चर लोन को और रिटर्न ऑफ एसेट को जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिलता है दोस्तों? स्ट्रेस्ड एसेट। ठीक है, आप कुछ टर्म्स हैं इससे रिलेटेड देखते हैं। वाइट लेबल एटीएम। तो वाइट लेबल एटीएम क्या होता है? इसमें कोई लेबलिंग नहीं होता है कि कौन से बैंक का है। तो ऐसा एटीएम जिसको नॉन बैंक एंटिटी कि उसको ओन भी करते हैं, मतलब उसका मालिक भी होता है और उसको ऑपरेट भी करते हैं, उसको चलाता भी है, पैसा वैसा डालना और उसका ओनरशिप भी अगर नॉन बैंक के पास होता है। नॉन बैंक हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो वैसे एटीएम को वाइट लेबल एटीएम बोलते हैं। वाइट लेबल मतलब कोई लेबल नहीं होगा कि किस, मतलब कोई बैंक का नहीं होता है, वो नॉन बैंक का होता है। ठीक है, राइट। अब देखो तो कोई भी कस्टमर जो होता है वो उस बैंक से लोन ले सकता है, मतलब उससे एटीएम से पैसा निकाल सकता है। ठीक है, कोई भले आपका अकाउंट किसी में भी हो, आप उस एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं और उसके बदले में आपको थोड़ा सा चार्ज देना पड़ता है, कुछ पैसा कटता है। इसमें उस बैंक, किसी भी बैंक का कोई लोगो नहीं होता है। और वो किस एरिया में होता है? वो होता है नॉन ट्रेडिशनल प्लेस में। ठीक है, गैर परंपरागत स्थानों पे वो होता है। एक होता है उसके बाद शैडो बैंक। नाम से पता चल रहा है छाया बैंक। छाया बैंक कौन होता है? वैसा बैंक जो बैंक के जैसा काम तो करता है, लेकिन वो जो बैंकिंग रेगुलेशन होता है, जिस तरह से बाकी बैंकों को रेगुलेट किया जाता है वैसे उनको रेगुलेट नहीं किया जाता है। उसको बोलते हैं शैडो बैंक। ठीक है, शैडो बैंक में जनरली जो आपको आरबीआई का रेगुलेशन जो होता है वो कम होता है। ठीक है, इसमें आपको आसानी से जो है लोन मिल जाएगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ब्याज दर पे लोन मिलेगा। इसलिए इसका निंदा किया जाता है, क्योंकि अगर इसका विनियमन कम होगा, इस पर रेगुलेशंस कम होगा, तो हाई चांस है कि ये बिना जांचे परखे जो है लोन देगा और फिर वो लोन बैंक को डूबने का बहुत बड़ा होप है, मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा रिस्क है। जिस तरह से अमेरिका में हुआ था, आपको पता है, लेमन ब्रदर्स पूरा क्रैश कर गया था, पूरा शेयर मार्केट, ये सारा चीज़। तो क्यों? शैडो बैंकिंग के कारण। मतलब बैंक क्या किए थे, धड़ाधड़ लोन दिए थे, आरबीआई का रेगुलेशन नहीं हुआ था, बहुत क्या कम हुआ था। मतलब वहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि जो एफबीआई है वहाँ का, फेडरल बैंक ऑफ इंडिया अमेरिका में, तो उसका रेगुलेशन कम था, तो वैसे व्यवस्था को हम लोग बैंक शैडो बैंक बोलते हैं। फिर है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। आपको पता है कि आपका अकाउंट कहीं भी है, मान लीजिए आपका अकाउंट है उत्तराखंड के मतलब देहरादून में, फिर भी आप जो है झारखंड से पैसा निकाल सकते हैं। या फिर अगर आपका अकाउंट बंगाल में है तो फिर आप झारखंड के किसी भी अकाउंट से उस बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। या बिहार में है तो कहीं भी निकाल सकते हैं, असम में है, कहीं भी आप इंडिया में कहीं भी उस, अगर आपका उस बैंक से निकाल सकते हैं, मतलब ब्रांच पे डिपेंड नहीं करेगा, पैसा डिपॉजिट भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है जिसमें बैंक जो है आपस में पूरा जुड़े हुए हैं। भले ही आपका अकाउंट कहीं किसी भी
मतलब ब्रांच में है तो उसको हम लोग बोलते हैं कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, ठीक है। वो फिर देखिए बैंकिंग ओम्बुड्समैन या ओम्बड्समैन पढ़ते हैं इसको, बैंक का शिकायत निवारण अधिकारी। तो ये क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी होता है, अर्ध न्यायिक संस्था प्राधिकरण या संस्था होता है, ठीक है। इसको बनाया गया था इंडिया के बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम 2006 के तहत काम करता है। और जो बैंक होते हैं कस्टमर के, जो ग्राहक होते हैं उसको रिलेटेड कोई अगर शिकायत होता है बैंकों से रिलेटेड, सेवा से रिलेटेड, तो वो वहाँ पे वो शिकायत अपना करता है किसके पास, बैंकिंग ओम्बुड्समैन उसको बोलते हैं। इसका कुछ लिमिट है कि कितना रुपया का जो है ये मुद्दा को सुनेगा, ठीक है। उसके बाद डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक होते हैं, डीसी बोला जाता है इसको। तो ये वैसे वैसे बड़े बड़े बैंक होते हैं जो अगर डूब गया तो पूरा अर्थव्यवस्था क्रैश करने का इसमें क्षमता रखता है, इसलिए इसको बोला जाता है टू बिग टू फेल। ये फेल होगा ही नहीं क्योंकि ये बहुत बड़ा बैंक है, डूबेगा आसानी से नहीं। अगर डूब गया लेकिन तो पूरा इकोनॉमी को पूरा बर्बाद करके रखेगा, तो उसको बोलते हैं डोमेस्टिकली मतलब देसी या स्वदेशी सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक, डीसी। और इसका क्राइटेरिया ये है कि जो भी बैंक का एसेट होगा, ये समझिए जो भी बैंक का कैपिटल होगा या एसेट होगा, अगर वो पूरे जीडीपी का, भारत के जीडीपी का 2% है, तो उसको हम लोग बोला जाता है डीसी, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स। और उसको पहचान मान्यता कौन देता है, तो आरबीआई देता है। तो अभी भारत में 3 जो बैंक हैं वो डीसी है। एक है एसबीआई, फिर है एचडीएफसी और आईसीआईसीआई, जिसमें से एसबीआई सरकारी बैंक है और एचडीएफसी और आईसीआईसीआई प्राइवेट बैंक है। उसके बाद है बासल नॉर्म्स होता है। तो बैंकों को रेगुलेट करने के लिए बासल में एक मीटिंग हुआ था और वहाँ पे फिर बासल नॉर्म्स जो है लाया गया था। इसमें लगभग जो है 60 देश से अधिक के जो आपका सेंट्रल बैंक हैं, हर देश का अपना अपना सेंट्रल बैंक है, जैसे आरबीआई है भारत का, उसी तरह से 60 से अधिक देशों ने मिल के बोला कि भाई अगर हम अर्थव्यवस्था पूरे वर्ल्ड को अगर स्टेबल करना चाहते हैं, इकोनॉमी को स्टेबल करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो बैंकों को रेगुलेट करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसको बोला गया बासल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। क्यों, ताकि बैंकों को जो है अपने अपने देश में जो इसके मेंबर हैं वो अपने अपने देश में जाके अपने अपने बैंक को रेगुलेट करे। जैसे आरबीआई इसका मेंबर है बासल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन का, तो आरबीआई का काम रहेगा कि भारत के बैंकों को ये देखे कि वो फेल ना हो और किस तरह से उसको मजबूत किया जाए। तो इसके लिए अलग अलग नॉर्म्स लेके आती है। जैसे पहली बार मिला तो बासल 1 लेके आया, दूसरी बार मिला तो बासल 2 लेके आया, तीसरी बार मिला तो बासल 3 लेके आया, ठीक है। और इससे क्या होता है कि बैंकों को ज़रूरत पड़ता है और वो जो सेंट्रल बैंक होता है वो उसको डायरेक्शन देता है कि आप जैसे ज़रूरत होगा बैंकों को उतना वो रिस्क होगा, जोखिम होगा, उसके अनुसार वो लिक्विडिटी रखेगा, ठीक। मतलब अलग अलग रिस्क होता है, तो जैसे कौन सा बैंक को कौन कौन सा रिस्क फेस करेगा। जैसे लिक्विडिटी रिस्क, पैसा का दिक्कत हो सकता है। मार्केट रिस्क, मार्केट भी उथल पुथल होगा तो बैंक को दिक्कत होगा। क्रेडिट रिस्क, जो उसने लोन दिया है वो रिकवर होगा नहीं देगा, उसका रिस्क होता है। साइक्लिकल रिस्क, साइक्लिकल मतलब बिजनेस जब अप डाउन करता है, बिजनेस ऐसे ही ना काम करता है, कभी पूरा बूम में जाएगा मतलब ग्रोथ होगा पूरा अर्थव्यवस्था में, उसके बाद फिर नीचे चल जाता है अर्थव्यवस्था, फिर वो ग्रो करेगा फिर नीचे जाएगा, तो इसका भी तो रिस्क है। अगर मान लीजिए इकोनॉमी ग्रो कर रहा है तो बैंक ने जो लोन दिया वो वापस इसको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन अर्थव्यवस्था अगर डाउन चलाएगा तो बैंकों को भी लॉस होगा। तो इन सारे रिस्क को ध्यान में रख के जो है बासल कमेटी अलग अलग नॉर्म्स लेके आता है, अलग अलग क्राइटेरिया लेके आता है। फिर है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो का क्या मतलब है, लिक्विडिटी मतलब क्या हो गया, पैसा, कवरेज मतलब वापस मिलना, और रेशियो। तो देखो बैंक जो लोन दोस्तों देती है, ठीक है, बैंक जो लोन देती है तो कितना लोन बैंक जो दी है वो कितना ज़्यादा लिक्विड है, ठीक है, ताकि बैंक का जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है वो पूरा किया जा सके। कहने का मतलब ये है कि बैंक लोन भी दे रही है, ठीक है, तो कुछ लोन जो होगा बैंक को आसानी से मिल जाएगा तुरंत, जो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, या फिर जो अच्छे अच्छे लोगों को दी होगी जो पैसा दे सकता है उसको वापस मिल सकता है। क्योंकि बैंक का अपना भी तो काम है, बैंक को ब्याज भी तो लोगों को देना है जो लोगों ने बैंक में पैसा जमा किया, प्लस बैंक का अपना और भी बहुत सारा काम होता है। तो जो बैंक का शॉर्ट टर्म एबिलिटी होता है, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन होता है, जो अल्पकालीन जो दायित्व होता है, उसको पूरा करने के लिए बैंक के पास कितना ज़्यादा हाईली लिक्विड एसेट है, मतलब उच्च तरलता वाले एसेट है जिसको आसानी से बैंक बेच के पैसा उसको मिल जाएगा। या तो बैंक का अपना प्रॉपर्टी हो सकता है या सोना होगा, या मतलब कितना ज़्यादा हाईली लिक्विड एसेट है। हाईली लिक्विड समझते हैं, जितना ज़्यादा लिक्विडिटी होता है उतना जिसका ज़्यादा सबसे लिक्विडिटी होती है जिसको तुरंत बेच के पैसा मिल जाए। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 500 का नोट है, तो इससे आपको अगर 100 का 5 चाहिए तो तुरंत मिल जाएगा। मान लीजिए आपके पास बाइक है, ठीक है,
आपके पास सोना है, आपके पास घर है, या फिर आपके पास फ़ोन है, ठीक है, तो किसको आसानी से बेच के जो है पैसा मिल जाएगा तो उतना ज़्यादा वो लिक्विड होगा। ठीक है, आपको पता है कि सोना को तो आसानी से बेच सकते हैं, तुरंत पैसा मिल जाएगा, लेकिन वही अगर घर बेचना हो या बाइक बेचना हो तो या फ़ोन फ़ोन भी मिल सकता है, या फ़ोन बेचना तो आपको ख़रीदार ढूंढना पड़ेगा, और ये सिर्फ ढूंढना नहीं पड़ेगा, ये भी देखना पड़ेगा कि आपके रेट में आपके मन मुताबिक कौन दे रहा है, ठीक है, ताकि आपको लॉस कम हो। ठीक है, तो उसको बोलेंगे वो लिक्विड उतना कम है। तो जो जितना आसानी से जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर पाओगे, तुरंत आपको पैसा मिल पाएगा, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी उसका ज़्यादा है। तो बैंक का कैश कितना एसेट है, बहुत ज़्यादा लिक्विड है, ताकि शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को वो पूरा कर पाए, तो उसको हम लोग उन दोनों का जब रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है, हाईली लिक्विड एसेट का और शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन के लिए कितना उसको पैसा चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। जितना ये ज़्यादा होगा उतना बैंक अच्छा चीज़ है, क्योंकि आसानी से अपना वो दायित्व को पूरा कर सकता है। जितना कम होगा इसका मतलब बैंक क्या किया है, उतना ज़्यादा अच्छा बैंक नहीं है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन भी वो पूरा नहीं कर पा रहा है। फिर है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, मतलब कैपिटल बैंक ने कितना अपने पास रखा है और रिस्क वेटेड एसेट कितना है। ठीक है, मतलब बैंक लोन जो दिया है उसमें से कुछ लोन जो होगा उसमें रिस्क नहीं होगा, कुछ लोन में रिस्क होगा। तो जिस लोन में रिस्क है आप उसका रिस्क वेटेड, उसको बोलते हैं रिस्क वेटेड एसेट। ठीक है, उसके संदर्भ में कितना जो है पैसा बैंक का अपना कैपिटल है। तो जब उन दोनों का रेशियो निकालोगे, बैंक का कैपिटल का और रिस्क वेटेड एसेट का, तो उसको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बोलते हैं। जाहिर सा बात है, जितना कम होगा रिस्क वेटेड एसेट उतना अच्छा चीज़ है। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जितना ज़्यादा होगा, कब ज़्यादा होगा, जब बैंक कैपिटल कम होगा और रिस्क वेटेड एसेट, सॉरी, बैंक कैपिटल जब ज़्यादा होगा, क्योंकि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मतलब क्या है, बैंक का कैपिटल बट्टा रिस्क वेटेड एसेट। ठीक है, तो रिस्क वेटेड रेशियो जितना कम होगा उतना सी आर ज़्यादा होगा, अच्छी बात है, जितना बैंक का कैपिटल ज़्यादा होगा उतना सी आर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इस्लामिक बैंकिंग। इस्लामिक बैंकिंग वो बैंकिंग होता है जो शरिया कानून के अंदर, इस्लाम कानून के अंदर काम करता है। ठीक है, और आपको पता है इस्लाम में जो है ब्याज लेना गुनाह है या अच्छा नहीं माना जाता है। तो फिर वो पैसा कमाते कैसे हैं बैंक, तो वो क्या करता है, बैंक जो है, बैंक के पास जो पैसा जमा होता है, आप चूँकि उसको जो है ब्याज तो देना है, लेकिन वो दूसरे से ब्याज नहीं ले सकता है। मान लो बैंक ने लोन दिया, इस्लामिक बैंक ने कोई लोन दिया, तो उससे वो ब्याज नहीं ले सकता। तो वो क्या करता है, जो उसने पैसा पब्लिक ने जमा कर रहा है उसको वो कहीं इन्वेस्ट करता है किसी मॉल वॉल में, और उससे वो पैसा कमाता है। या फिर इसको, ये जो जिसको उसने लोन दिया तो उसको ये बोलेगा कि ठीक है, आपका कंपनी हो या ये हो, उसमें मुझे शेयर चाहिए। तो इनडायरेक्ट रूप से वो जो है ब्याज ले रहा है, लेकिन डायरेक्टली उसको ब्याज नहीं ले रहा है। मतलब ब्याज के, मतलब बोल नहीं रहा है कि हमको ब्याज दो, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से पैसा उसे ले रहा है। तो उसको बोलते हैं इस्लामिक बैंकिंग, क्योंकि इस्लाम में जो है ब्याज लेना गुनाह है, इसीलिए ब्याज नहीं लेता है, बल्कि लेकिन पैसा वो कमाता है। फिर होता है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। तो बैलेंस शीट हमने बता दिया, जैसे आपका भी बैलेंस शीट बन सकता है कि आपके पास एसेट क्या है, तो आपके पास एसेट क्या है, आपके पास अगर पैसा है तो वो आपका एसेट है। ठीक है, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वो आपका एसेट है। मतलब एसेट मतलब वो चीज़ जिससे आपको लाभ होता है। ठीक है, उसमें से कुछ एसेट जो होता है वो टेंजिबल होता है, जिसको आप छू सकते हो, जैसे पैसा वैसा हो गया। कुछ इनटेंजिबल होता है जिसको आप छू नहीं सकते हो, लेकिन उससे आपको लाभ हो रहा है, जैसे टाइम। टाइम आपके लिए एसेट है, जितना ज़्यादा यूज करोगे टाइम का उतना आपको प्रॉफिट होगा, फ़ायदा होगा। ठीक है, तो एसेट आपको पता चल गया। और लाइबिलिटी होता है कुछ आपका, जैसे आपका पढ़ने का लाइबिलिटी है, अगर आपने किसी से पैसा लिया वो रिटर्न करने का लाइबिलिटी है, फैमिली के प्रति भी आपकी लाइबिलिटी है। ठीक है, तो एसेट और लाइबिलिटी किसी भी का निकल सकता है। तो उसको बोलते हैं, जो हम लोग अकाउंट बनाते हैं, एक खाता जो बनाते हैं जिसमें एसेट और लाइबिलिटी लिखते हैं, उसको बोलते हैं बैलेंस शीट। ठीक, तो बैलेंस शीट, अब यहाँ पे ट्विन लिखा है, ट्विन मतलब दोहरा, तो इसमें दो लोगों का बैलेंस शीट का प्रॉब्लम होगा, ट्विन, इसलिए ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम हो गया। तो इसमें एक साथ प्रॉब्लम होता है कि बैंकों को भी और कॉरपोरेट को भी। बैंक, मान लीजिए एक बैंक है ए, इसने अगर लोन दिया बी को, ठीक है, अगर बी का बैलेंस शीट ख़राब होगा, मतलब ये लोन नहीं चुका पाएगा, तो ए को भी लॉस होगा। तो ट्विन बैलेंस शीट में क्या होता है, दोनों को लॉस होता है, बैंक को भी और जो लोन लिया है उसको भी, उसको बोलते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जो है आपका ये जो टॉपिक था, ठीक है, ठीक है, हम लोगों ने अभी तक 3 टॉपिक कर लिया है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग कर लिया, मॉनेटरी कर पॉलिसी कर लिया, बैंकिंग कर लिया। अभी हम लोग इन्फ्लेशन और फिर एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को हिंदी में बोलते हैं मुद्रास्फीति
और आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं महंगाई। इसका परिभाषा ये है दोस्तों, जब भी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य बढ़ता है, एक चीज़ का नहीं, ओवरऑल अगर बात करेंगे लगभग सभी चीज़ों का मूल्य बढ़ेगा या मैक्सिमम चीज़ों का बढ़ेगा और लगातार बढ़ेगा तो उसको महंगाई बोला जाता है। ठीक है, महंगाई को हम लोग अलग अलग कैटेगरी में बांट के पढ़ सकते हैं, अलग अलग टाइप्स देख सकते हैं। एक होता है कारण के आधार पे। ठीक है, तो पहला है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मतलब जब मांग पुल करेगा, मांग बढ़ जाएगा। तो जब भी आपको पता है मांग बढ़ेगा और आपूर्ति कम होगा, सप्लाई कम होगा, तो महंगाई बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए टमाटर 10 केजी टमाटर का डिमांड है, ठीक है, लेकिन सप्लाई है 5 केजी, 5 केजी ही मार्केट में टमाटर है और मांग है 10 केजी का, तो क्या होगा, लोगों को तो टमाटर भाई चाहिए, तो ये क्या बोलेंगे, ठीक है, हम आपको आप हमको टमाटर, मान लीजिए मार्केट में था 50 रुपये, तो कोई जो जिसको टमाटर चाहिए और सप्लाई कम है तो क्या बोलेगा कि ठीक है हम आपको 70 रुपये देंगे, दीजिए। कोई बोलेगा नहीं हम 80 रुपये देंगे, कोई बोलेगा 100 रुपये दीजिए। तो क्या हुआ, जो टमाटर 50 रुपये का था वही बढ़ के कितना हो गया, 100 रुपये। तो जब भी डिमांड ज़्यादा होता है, सामान का सप्लाई कम होता है, तो उससे क्या होता है, लोगों के पास पैसा बहुत है लेकिन सामान जो है बहुत कम है, तो उस केस में महंगाई बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं डिमांड के कारण महंगाई बढ़ना। फिर एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इसमें डिमांड वही रहेगा लेकिन लागत बढ़ जाएगा। जैसे कि मान लो केचप है, ठीक है, टोमेटो का केचप बना रहे हो, ठीक है, केचप जो भी, तो टोमेटो का केचप जब बना रहे हो तो किससे बन रहा है, टमाटर से, और भी बहुत सारा चीज़ है। तो अगर 10 रुपये किलो टमाटर होगा तो मान लो केचप का रेट था 50 रुपीज़, अगर केचप टमाटर का रेट 20 रुपये होगा तो 50 रुपये से बढ़ेगा केचप का रेट, है ना, सॉस का रेट, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट टू पुश इन्फ्लेशन। और ये सप्लाई के कारण हो रहा है, किसका, सप्लाई ऑफ गुड्स। टमाटर का रेट अगर बढ़ गया किसी भी कारण से, ट्रांसपोर्टेशन के कारण या ख़राब होने के कारण, तो सप्लाई जो होता है वो कम हो जाता है, लेकिन टमाटर तो भाई केचप बनाने के लिए चाहिए ही, है ना, तो इसमें सप्लाई के कारण दिक्कत हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं, मतलब मांग वही है लेकिन आपूर्ति कम हो गया है, या फिर आपूर्ति का जो मूल्य है वो बढ़ गया है, उसको बोलते हैं शॉक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और ये सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन भी बोला जाता है इसको। इसमें सप्लाई आपका कम हो जाता है क्योंकि आपका जो इनपुट है, जो रॉ मटेरियल है, इस केस में जो हमने टमाटर का एग्जांपल दिया वो आपका बढ़ गया। फिर है एक है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन को बॉटलनेक इन्फ्लेशन भी बोला जाता है, और ये स्ट्रक्चर के कारण होता है। मतलब जैसे कि मान लो रोड ख़राब है, या मान लो टमाटर ही है, टमाटर भले 10 रुपये का था, लेकिन मान लीजिए अगर ये प्लेन रोड से जा रहा होगा, अच्छा रोड से, तो आसानी से पहुंच जाएगा बिना सड़े गले। लेकिन वही टमाटर अगर पहाड़ से या फिर ऊंचा नीचा एरिया से जाएगा, टूटा हुआ रोड से जाएगा, तो टमाटर जो है सड़ भी जाएगा और प्लस ख़राब हो जाएगा, टाइम भी लगेगा। तो उस केस में केचप बनाने का रेट जो है बढ़ जाएगा। तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, जो होता है आपका सप्लाई बॉटलनेक के कारण या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण, मतलब अर्थव्यवस्था के स्ट्रक्चर के कारण होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा डिमांड के आधार पे, मतलब किसके आधार पे देखा, कारण के आधार पे। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का क्या है, मैंने बता दिया। इसमें सरकार का जो खर्चा होता है वो आपका बढ़ जाता है। सरकार जब खर्चा करेगा तो पैसा किसको देगा, पब्लिक को देगा। सरकार का खर्चा कब बढ़ता है, जैसे सरकार लोगों से टैक्स कम लेने लगे तो सरकार को ज़्यादा पैसा चाहिए होगा। तो हमको डिमांड पुल इन्फ्लेशन में ये पढ़ना है कि कब जो है लोगों के हाथ में, लोग मतलब ज़्यादा डिमांड करते हैं। लोग डिमांड जब तब ज़्यादा करेंगे जब लोगों के हाथ में पैसा होगा, सिंपल। तो लोग हाथ में पैसा जब भी बढ़ेगा तो हमको उसको बोलना है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और लोग हाथ में पैसा कब बढ़ सकता है, वही हमको सोचना है। जैसे सरकार ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करने लगे तो पैसा पब्लिक पे ही करेगा। मान लीजिए सरकार खर्चा कब बढ़े, मान बोले एलपीजी फ्री में देंगे, तो एलपीजी खरीदने के लिए पहले जो पब्लिक को पैसा देना पड़ता है वो बचेगा। सरकार बोले बिजली फ्री, तो पैसा पब्लिक का बचेगा। तो इसमें क्या होगा, पब्लिक के हाथ में ज़्यादा अमाउंट आ जाएगा। या फिर अगर हमारा जनसंख्या भी अगर बढ़ता है दोस्तों, तो जनसंख्या बढ़ेगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को डिमांड करेंगे, लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ेगा तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन। उसी तरह से ब्लैक मनी अगर बढ़ेगा तो ब्लैक मनी बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे, ब्लैक मनी को से सामान खरीदेंगे कैश में, तो उससे लोगों को चीज़ों का डिमांड बढ़ेगा। फिर चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न, अगर उपभोग का पैटर्न चेंज हो जाए, जैसे लोगों का जब इनकम बढ़ता है तो लोग कार्बोहाइड्रेट ये सब कम, प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं, तो अंडा का, चिकन का, और भी जो भी सोयाबीन हो गया, तो ये सब का डिमांड बढ़ जाएगा। तो लोगों का इनकम बढ़ने से प्रोटीन रिच जो फूड है उसका महंगाई बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो गया लोगों का इनकम बढ़ने के कारण।
फिर लोगों का जब तनख्वाह बढ़ेगा तो लोग हाथ में पैसा जा रहा है, डिमांड ज़्यादा करेंगे। उसी तरह से सरकार जब टैक्स अपना कम कर देगी, टैक्स कम करेगी तो पब्लिक को कम टैक्स देना पड़ेगा, पब्लिक हाथ में पैसा रहेगा तो ज़्यादा डिमांड करेंगे। उसी तरह से अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो जब हमारा एक्सपोर्ट दोस्तों बढ़ता है तो भारत का एक्सपोर्ट मतलब क्या हो गया, भारत से चीज़ें निर्यात हो रही है, जब निर्यात होगा तो इंडिया में वो चीज़ों का सप्लाई कम हो जाएगा तो महंगाई बढ़ जाएगा। ठीक है। फिर डिक्रीज इन इम्पोर्ट, इम्पोर्ट कम हो मतलब आयात तो कम होगा, आयात कम होगा तो बाहर से चीज़ कम आएगी, बाहर चीज़ कम आएगी तो उन चीज़ों का सप्लाई होगा, सप्लाई जो होगा वो आपूर्ति कम होगा, है ना, लेकिन डिमांड वही है या बढ़ा हुआ है। ठीक है, जब भी डिमांड ज़्यादा होगा सप्लाई से तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन। फिर डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, जब हमारा रुपया कमज़ोर होगा, जो तो जब भी हमारा रुपया कमज़ोर होता है, ठीक है, तो हम बाहर से जब चीज़ें लाते हैं तो वो हमको महंगा होता है। ठीक है, और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है, मतलब भारत का सामान दूसरे देशों को सस्ता मिलेगा, तो उन चीज़ों का तो वही है, ये और ये आपस में लिंक है। जब भी हमारा करेंसी का मूल्य ह्रास होगा, डिप्रिसिएशन होता है, तो हमारा एक्सपोर्ट, हमारा निर्यात जो होता है वो बढ़ता है और हमारा इम्पोर्ट जो होता है वो कम होता है, मतलब महंगा हो जाता है इम्पोर्ट, इसलिए हम चीज़ों को बाहर से नहीं लेना पसंद करते, और हमारा एक्सपोर्ट, हमारा सामान दूसरों को सस्ता मिलता है, इसलिए हम लोग निर्यात जो है वो करते हैं। तो ये इससे लिंक पॉइंट है। तो इसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। हमने देखा क्यों होता है, क्या होता है, कारण क्या है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है। उसी तरह से कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन में क्या होगा, रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो लोगों का अगर तनख्वाह बढ़ेगा दोस्तों, तो लोगों का तनख्वाह बढ़ेगा तो आपको पता है लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगा। इंडस्ट्री के लिए कोई भी सामान को बनाने के लेबर का कॉस्ट चाहिए ना, ठीक है, तो जब तनख्वाह बढ़ेगा तो लेबर कॉस्ट बढ़ेगा, तो रॉ मटेरियल तब जो है, जो सामान जो बन रहा है उसका भी मूल्य बढ़ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। उसी तरह सरकार अगर बोलने लगे कि टैक्स हम ज़्यादा लेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, इनडायरेक्ट उत्पाद शुल्क ये सब ज़्यादा जब लेगा, अप्रत्यक्ष कर, सामान बनने पे जो टैक्स लगता है वो सारा चीज़, तो ये प्लस जीएसटी वीएसटी, तो इंडस्ट्री को ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो किस पे क्या होगा, सामान का मूल्य बढ़ जाएगा। उसी तरह से अगर सरकार एडमिनिस्ट्रेड प्राइस को बढ़ा दे, एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मतलब कि मान लो एमएसपी है, एमएसपी एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मतलब प्रशासित मूल्य, सरकार डिसाइड फिक्स कर दे कि ये वाला चीज़ इतने पे बिकेगा और उसका मूल्य बढ़ा दे, मतलब बोल दे कि चावल गेहूँ अन्न ये सब का कल से 50 रुपये किलो में हम खरीदेंगे, ठीक है, या मार्केट में आप बेच सकते हो, तो जाहिर सा बात है कि उसका मूल्य बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद होर्डिंग स्पेकुलेशन, लोग जो है होर्डिंग करने लगे, होर्डिंग मतलब सामान का जो है इकट्ठा करने लगे गुप्त रूप से, तो मान लो छुपा छुपा के ना, जैसे कोई दुकानदार है उसके पास मान लो 100 केजी चावल है, तो वो काला बाजारी करने लगे, मतलब इसको फिक्स कर ले, मतलब अपने पास जमाखोरी, इस पे को होर्डिंग मतलब जमाखोरी, 50 केजी चावल जो है अपने पास रखने लगे और मार्केट में 50 केजी जाने दे, तो लोग जो है इसी को खरीद पाएंगे, बाकी का तो ये 50 केजी स्टोर करके रखा है, ये सोच के कि जब इसका मूल्य बढ़ेगा, क्योंकि सप्लाई कम हो गया ना, 50 केजी मार्केट में बिकेगा, 50 केजी इसके पास है, तो ये सोच के कि इसका जब मूल्य बढ़ेगा तब बेचेंगे, तो क्या होगा, उससे सामान का मूल्य बढ़ जाएगा। फिर स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन हम देख रहे थे, तो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन मैंने बता दिया, इकोनॉमी में स्ट्रक्चर के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो, या आपका रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर ये सब ख़राब हो, ठीक है, फिर या तो फिर मानसून आपका ख़राब हो तो उस वर्षा के कारण हमारा क्रॉप फेलियर हो जाएगा, है ना, फसल बर्बाद हो जाएगा, लेकिन डिमांड वही है, तो फिर जो है स्ट्रक्चर के कारण हमारा इन्फ्लेशन हो रहा है। देखो कोई भी चीज़ हो उसमें डिमांड और सप्लाई का ही रोल होता है, ठीक है ना, महंगाई में सिंपल सा याद रखना है। फिर मिडिल मैन बहुत ज़्यादा हो, मध्यस्थ लोग बहुत ज़्यादा हो, तो उससे भी मूल्य बढ़ेगा। जैसे देखो अगर आप सेब खरीदोगे कश्मीर जाके, तो कश्मीर में सेब आपको 40 रुपये किलो मिल जाएगा, लेकिन वही सेब अगर आप कहीं दिल्ली में खरीदो या कहीं और खरीदो, तो बीच बीच में बहुत सारा मिडिल मैन है, ठीक है, रिटेल होलसेलर है, एक होलसेलर दूसरे को बेच रहा है, ऐसे करके, तो जितना मिडिल मैन हो जाएगा तो उसके कारण हमारा महंगाई बढ़ता है। फिर कार्टलाइजेशन प्रैक्टिसेस, कार्टलाइजेशन मतलब होता है जब ग्रुपिंग बना ले, जैसे कि मान लीजिए चावल है, ठीक है, ये किसान जो है एक आया चावल को बेचने के लिए, और जो चावल खरीदने वाले जो वो हैं लोग हैं, ठीक है, वो ये डिसाइड कर ले कि भाई हम चावल जो है ना 100 रुपये में ही खरीदेंगे, ठीक है, तो इससे क्या हो, मान लो वो चावल 50 रुपये में किसान को मिल रहा था, और कल को मान लो ये बोले कि नहीं हम लोग 100 रुपये में खरीदेंगे, और ये ग्रुप बना ले, तो किसान कहीं भी जाएगा तो हर व्यक्ति उसको रिफ़र करेगा कि 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये, तो चावल का रेट बढ़ जाएगा। उसी तरह से कि मान लीजिए वो लोग डिसाइड कर ले ग्रुप बना के कि नहीं चावल हम 40 रुपये में खरीदेंगे, तो किसान कहीं भी मूव करेगा सब बोलेगा हम 40 रुपये देंगे, तो सामान का मूल्य घट जाएगा, तो उसको बोलते हैं कार्टलाइजेशन। और ये जो है ओपेक जो कंट्री है,
ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जो पेट्रोल बना के एक्सपोर्ट करती है, क्रूड ऑयल ये सब, तो वो लोग ग्रुप बना लेती है कि कच्चा तेल हम इतने रेट पे ही बेचेंगे, ठीक है। और ये बहुत बड़ा इशू है कार्टेलाइजेशन का, ठीक है। कार्टेलाइजेशन कभी भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये एकाधिकार को, मोनोपोली ये सबको प्रमोट करता है, ठीक है। तो इसके कारण भी महंगाई हो सकता है। दूसरा, अगर हम देखें कि महंगाई को और कैसे बांट सकते हैं, अगर रेट के हिसाब से देखें, दर के हिसाब से, तो एक होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीप मतलब होता है रेंगना। तो जब महंगाई का दर 1 से 3% हो, उसको क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोला जाता है। और 1 से 3% महंगाई को अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये इंडस्ट्री को भी एक प्रोत्साहन देता है कि सामान को जो है आप बनाइए, क्योंकि महंगाई थोड़ा हल्का होगा तो इंडस्ट्री को भी प्रॉफिट कमाने का वो रहेगा, उत्साह रहेगा, तभी वो सामान बनाएंगे। इसलिए 1 से 3% जो इन्फ्लेशन होता है वो अच्छा माना जाता है, ये मैनेजेबल है और इकोनॉमी को ग्रो होने के लिए ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री पैसा कमाएगी तभी वो तनख्वाह उनका भी जो है, मजदूरी ये सब का बढ़ाएगी और अर्थव्यवस्था ग्रो करेगा। एक होता है उसके बाद टोटलिंग इन्फ्लेशन। जब महंगाई का दर 3 से 10% होगा तो उसको टोटलिंग इन्फ्लेशन बोला जाता है। और ये टोटलिंग इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल हम लोग नहीं कर पाते हैं तो वो गैलोपिंग इन्फ्लेशन बन जाता है। गैलोपिंग मतलब और तेज़ी से बढ़ते रहता है, ठीक है। या फिर रन अवे इन्फ्लेशन, रन अवे मतलब और तेज़ी से बढ़ रहा है। तो टोटलिंग इन्फ्लेशन से फिर नहीं कंट्रोल करोगे तो गैलोपिंग बन जाता है, गैलोपिंग नहीं कंट्रोल करोगे तो रन अवे इन्फ्लेशन। फिर अगला होता है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन बहुत ही खतरनाक होता है, जिसमें बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा मूल्य बढ़ जाता है। जैसे कि मान लो 1 महीना पहले मैगी का रेट 10 रुपया था और अगले महीना मैगी का रेट 15 रुपया हो गया, ठीक है। तो जब भी महंगाई का दर 1 महीना के अंदर 50% से अधिक बढ़ जाता है तो उसको हम लोग हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। और ये बहुत ही खतरनाक होता है, और इससे आपका मूल्य मुद्दे को, कभी भी महंगाई होगा ना तो मुद्रा का मूल्य अब घट जाएगा। जैसे कि मान लो, नॉर्मल बात है, मान लो पहले 10 रुपये में समोसा मिलता था, जैसे हम लोग जब खरीदते थे तो खाए होंगे आप लोग, 2 रुपये में समोसा, एक समोसा मिलता था, ठीक है। और आपके पास 10 रुपया है तो कितना समोसा मिल जाएगा, 5। अभी महंगाई बढ़ा हुआ है तो आपके पास अगर 10 रुपया है तो आपको 1 या 2 समोसा मिलेगा, ठीक है, 5 रुपये का या 10 रुपये का। तो हुआ क्या, आपका मूल्य तो, पैसा तो वही था, आपके पास 10 रुपया ही था पहले भी और अभी भी, लेकिन पहले आपको 5 समोसा मिल जाता था, अब 1 या 2। इसका मतलब आपका रुपया का मूल्य घट गया। तो जब भी महंगाई हमारा बढ़ता है तो वैल्यू ऑफ करेंसी वो आपका घटता है, ठीक है। मतलब मूल्य, मुद्रा का मूल्य घट जाएगा। जैसे कि पहले लोग 15,000 का भी सैलरी कमा के मस्त रहते थे, अभी आजकल लोग 2 लाख 3 लाख भी कमा रहा है, फिर भी इतना महंगाई बढ़ गया कि सेविंग उतना नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मूल्य का, मुद्रा का मूल्य जो है वो घट गया है। तो महंगाई में मुद्रा का मूल्य घटता है। अगर हम देखें कि महंगाई का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो इससे कुछ सेक्टर में रिसेशन आ सकता है। जैसे किसी चीज़ का महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो लोग उसको डिमांड कम करेंगे। मान लो टमाटर का रेट 50 रुपये था, कल को हो गया 70 रुपये, तो जाहिर सा बात है बहुत लोग बोलेगा छोड़ो हटाओ, टमाटर सब्जी में नहीं डालते हैं, ठीक है। तो जो टमाटर का सेक्टर है, टमाटर जो क्षेत्र है, उत्पादन किसान है या फिर टमाटर का और भी जो लोग उत्पादन करते हैं, उसमें उसका डिमांड बढ़ जाएगा और उसमें मंदी आ सकता है उन क्षेत्रों में। फिर है एडवर्सली इम्पैक्ट द वेजिंग अर्नर, वेज अर्नर। तो जो लोग तनख्वाह कमा रहे हैं उसको भी नुकसान होगा। पहले लोग 15,000 के सैलरी में अच्छे से जीवन यापन कर लेता था, अब चूँकि महंगाई बढ़ गया है तो अब वो 15,000 से उसका कोई गुजारा उतना नहीं होगा। तो वेज अर्नर जो होते हैं उसको ये एडवर्सली इम्पैक्ट करता है, क्योंकि वेज लगभग कांस्टेंट होता है दोस्तों, उतना जिस रेट से महंगाई बढ़ता है उस रेट से वेतन नहीं बढ़ता है, वेज नहीं बढ़ता है, तो कांस्टेंट जनरली होता है। तो उससे परचेजिंग पावर, आपका जो क्रय शक्ति है, चीज़ों को खरीदने का शक्ति, वो आपका कम हो जाएगा, आपसे प्रभाव होगा। पीरियड क्रिएट्स डिस्टॉर्शन इन द प्रोडक्शन पैटर्न। उत्पादन के पैटर्न में भी ये आपका क्या होगा, डिस्टॉर्शन होगा। लोग इसेंशियल चीज़ों को छोड़ के नॉन इसेंशियल चीज़ खरीदने लगेंगे, ठीक है। जो ज़रूरत नहीं है वो भी लोग खरीदने लगेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो मतलब ज़रूरत इन द सेंस, मतलब कि अभी मान लो अगर पैसा लोग हो चीज़ों को अच्छा सामान खाएंगे, और नहीं पैसा होगा, कम होगा, महंगाई बढ़ जाएगा तो लोग उसको उत्पादन छोड़ के कुछ और खा। जैसे मान लीजिए कल को लेके मान लो गेहूँ बहुत तेज़ी से बढ़ गया रेट, तो लोग बोलेगा छोड़ो हटाओ, आटा से रोटी नहीं खाते हैं तो वो ब्रेड खाते हैं, ठीक है। तो ब्रेड उतना है हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी लोग ब्रेड कंज्यूम करेंगे। तो ये नॉन एसेंशियल चीज़ है। इसेंशियल मतलब जो आपके लिए ज़रूरी है। तो जब भी महंगाई बढ़ता है तो प्रोडक्शन, जो उत्पादन होता है, वो इसेंशियल चीज़ों को छोड़ के नॉन इसेंशियल, गैर इसेंशियल चीज़ों से होता है, उसके प्रति उत्पादन उसका होने लगता है। फिर इम्पैक्ट ग्रोथ एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फॉर इंडस्ट्री। जब भी महंगाई बढ़ेगा दोस्तों, ठीक है, तो महंगाई को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार क्या करेगा, ब्याज का दर बढ़ा देगा। सिंपल बात है, जब भी अर्थव्यवस्था में महंगाई होगा तो सरकार क्या करेगा, महंगाई को रोकने के लिए ब्याज का दर, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, ताकि कम से कम लोग लोन ले और लोगों के हाथ में पैसा कम जाए और इससे महंगाई कम हो। लेकिन इंडस्ट्री को तो लोन चाहिए, तो जब भी महंगाई बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट हमारा बढ़ता है, ठीक है।
क्योंकि महंगाई को कर्ब करने के लिए, ख़त्म करने के लिए ब्याज दर बढ़ाना पड़ता है। ब्याज दर बढ़ाओगे तो इंडस्ट्री को लोन जो है महंगा मिलेगा, तो उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, पूंजी का जो लागत है वो बढ़ेगा, क्योंकि उसको ज़्यादा ब्याज दर पे लोन लेना पड़ेगा। तो इससे क्रेडिट का क्रंच होगा, इंडस्ट्री का पास पैसा नहीं होगा तो वो नए नए फैक्ट्री ये सब नहीं लगा सकता, तो ग्रोथ हमारे इकोनॉमी का कम होगा, जीडीपी कम होगा। फिर है इम्पैक्ट एक्सपोर्ट। जब भी हमारा सामान दोस्तों महंगा होगा तो विदेशी लोग हमारा सामान नहीं खरीदेंगे, हम लोग एक्सपोर्ट नहीं खरीद कर पाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि हमारा सामान महंगा हो चुका है, तो कॉस्टलर होने से लोग जो है फॉरेन इम्पोर्टर है जो हमारे से सामान इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, सामान हम लोग जो इंपोर्ट उसको कर रहे हैं वो मतलब एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं, फॉरेन इंपोर्टर मतलब जो हमसे सामान खरीद रहा है वो नहीं खरीदेगा, तो हमारा एक्सपोर्ट जो होगा, हमारा जो निर्यात होगा दोस्तों वो कम होगा। फिर इम्पैक्ट इंपोर्ट, अगर हमारा पैसा का मूल्य ज़्यादा होगा, ठीक है, समझे, तो हमारा पैसा का मूल्य अगर कम हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा हम लोग अपना इंडिया का सामान जो है वो नहीं खरीदेंगे। सिंपल बात है ना, अगर मान लो इंडिया का सामान महंगा हो गया तो हम लोग सस्ता सामान बाहर से इंपोर्ट करेंगे, तो हमारा इंपोर्ट जो होगा वो बढ़ेगा, ठीक है। तो जब भी हमारा महंगाई बढ़ता है तो हमारा एक्सपोर्ट कम होता है, हमारा इंपोर्ट जो है वो बढ़ता है, ठीक है। ये सिंपल सा समझिए कि अगर मान लो इंडिया का टाटा नमक है, मान लो वो कल को 100 रुपया हो गया, तो लोग टाटा नमक नहीं खा के चाइना का नमक खाएगा, ठीक है, चाइना का सामान यूज करेंगे हम लोग, तो इम्पोर्ट हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि बाहर से हम सस्ता सामान खरीदेंगे। फिर है एडवर्स इम्पैक्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज, हमारा जो विनिमय दर है, मुद्रा विनिमय दर, ठीक है, उस पर भी एडवर्स इम्पैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा इंपोर्ट बढ़ेगा दोस्तों, तो जब भी हमारा इंपोर्ट बढ़ेगा तो हम इंडिया के रुपया में तो उसको नहीं खरीद पाएंगे, हम लोग को रुपया चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई भी सामान अगर आप बाहर से खरीदोगे तो डॉलर में खरीदोगे, तो जब हमारा महंगाई जब हमारा बढ़ता है तो हम लोग बाहर से चीज़ों को खरीद हम ज़्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर का चीज़ हमको सस्ता लगेगा, इंडिया का सामान महंगा है, लेकिन बाहर के चीज़ों को खरीदने के लिए आपको चाहिए डॉलर, लेकिन आपके पास है रुपया, तो आपकी क्या कीजिएगा, आप सरकार को बोलिएगा, आरबीआई को बोलिएगा, बैंकों को बोलिएगा हमको डॉलर दो, तो डॉलर का डिमांड बढ़ जाएगा, तो भारत सरकार को डॉलर देना पड़ेगा, तो भारत सरकार के डॉलर के पास डॉलर कम हो जाएगा, ठीक है, और फिर हमारा रुपया और कमज़ोर हो जाएगा। देखो जो भी चीज़ का डिमांड होता है उसका मूल्य बढ़ जाता है, ठीक है, सिंपल। तो लोग जो है डॉलर जब ज़्यादा डिमांड करेंगे, ज़्यादा मांग करेंगे कि हमको डॉलर चाहिए, क्योंकि हमको बाहर से सामान खरीदना है, क्योंकि इंडिया का सामान महंगा है, बाहर का सामान सस्ता है, तो डॉलर का जो है डिमांड बढ़ जाएगा, मांग, ठीक है, डिमांड बढ़ जाएगा। और जब भी डॉलर का डिमांड, किसी भी चीज़ का डिमांड बढ़ता है, ठीक है, तो उसका मूल्य बढ़ जाता है, ठीक है, तो डॉलर क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, ठीक है, और हमारा रुपया जो हो जाएगा कमज़ोर हो जाएगा। सिंपल, कोई भी चीज़ का डिमांड जब बढ़ता है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है, तो वो मजबूत हो जाता है। तो पहले 1 रुपया बराबर, 1 डॉलर बराबर, पहले जो 70 रुपया था, अब चूँकि डॉलर का डिमांड बढ़ रहा है तो अब क्या होगा, आपको 1 डॉलर को ख़रीदने के लिए आपको हो सकता है 100 रुपया देना पड़ेगा। तो पहले 70 रुपये में आपको 1 डॉलर मिल जाता था, लेकिन जब डॉलर का डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया तो आपको ज़्यादा रुपया खर्च करना पड़ रहा है 1 डॉलर को ख़रीदने के लिए। तो इससे हमारा रुपया जो होगा वो कमज़ोर हो गया, डॉलर जो है मजबूत हो गया। तो जब भी हमारा महंगाई बढ़ता है तो हम लोग का इंपोर्ट बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि बाहर का सामान हमको सस्ता लगता है, लेकिन बाहर के सामान खरीदने के लिए हमको चाहिए विदेशी मुद्रा, डॉलर, ये सब चाहिए, तो इससे डॉलर मजबूत हो जाएगा। हमारा जो नेशनल करेंसी है, राष्ट्र मुद्रा जो है रुपया, वो क्या हो जाएगा, डिप्रिसिएट कर जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कमज़ोर हो जाएगा। फिर है डिस्करेज सेविंग, जब भी महंगाई बढ़ेगा दोस्तों तो आपका खर्च बढ़ेगा, क्योंकि देखो सैलरी का कुछ पैसा आप सेविंग करोगे, जो भी आपका तनख्वाह रहेगा उसका कुछ पैसा सेविंग करोगे, ठीक, बचत करोगे, और उसके बाद मतलब कुछ पैसा खर्च करोगे, और जो पैसा बच गया फिर उसको आप सेविंग कर लोगे। तो जब भी आपका खर्चा बढ़ेगा, खर्चा कब बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा, तो जब भी महंगाई बढ़ेगा, मान लो उतना सैलरी नहीं बढ़ा है तो आपका सेविंग घटेगा, क्योंकि सेविंग बराबर क्या हो गया, सेविंग बराबर हो गया आपका सैलरी, इसको इधर कर दीजिए, और माइनस आपका एक्सपेंडिचर। तो जब भी महंगाई बढ़ेगा तो आपका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो आपका सेविंग जो होगा वो घट जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू समझ में आया, तो आप सेविंग जो होगा वो आपका वो नहीं करेंगे, सेविंग का दर आपका घट जाएगा। फिर है क्रिएट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जब भी महंगाई बढ़ता है दोस्तों तो गरीब और ज़्यादा गरीब और अमीर और ज़्यादा अमीर होते जाता है, तो पुअर और पुअर हो जाता है, और फिर ब्लैक मार्केट ये सब भी बढ़ते रहता है, स्पेकुलेटर ये सब जो स्पेकुलेशन जो होता है मार्केट में वो सब भी बढ़ता है।
लोग सोचते हैं जल्दी से पैसा अर्न कर लें, वो सारा चीज़। फिर करप्शन भी हमारा बढ़ता है, क्योंकि महंगाई बढ़ेगा तो उस चीज़ों का काला बाजारी होने लगेगा, ठीक है, जमाखोरी होने लगेगा, तो होर्डिंग ब्लैक मार्केटिंग से बढ़ेगा, सरकार का घाटा बढ़ जाएगा दोस्तों। फिजिकल डेफिसिट जो है सरकार को बढ़ जाएगा, क्योंकि सरकार को लोन लेना टफ हो जाएगा, क्योंकि ब्याज दर बढ़ चुका है, ठीक है। प्लस महंगाई बढ़ेगा दोस्तों, तो लोग सामान कम खरीदेंगे, तो सरकार का टैक्स, सरकार के पास टैक्स कम मिलेगा। सरकार फिर लोग सोचेंगे कि हम जो है टैक्स नहीं देते हैं, ठीक है, टैक्स वो चोरी करने लगेंगे, क्योंकि महंगाई का रेट बढ़ गया है, तो क्योंकि सामान उसको खरीदना ही, तो सोचेगा कम से कम पैसा हम टैक्स दें, तो सरकार के पास टैक्स कम पहुंचेगा, तो सरकार का फिजिकल डेफिसिट जो होगा वो बढ़ेगा, राजकोषीय घाटा सरकार का घटेगा, सॉरी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया कि महंगाई का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब देखो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं। तो मॉनेटरी मेजर्स है, मतलब आरबीआई क्या कर सकता है, फिजिकल मेजर्स है, मतलब सरकार क्या कर सकता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर मतलब प्रशासन क्या कर सकता है। तो अगर मॉनेटरी मेजर देखें तो ऑलरेडी हमने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ लिया है, तो इसके लिए आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी लेके आता है, और मैंने बताया जब भी महंगाई हमारा बढ़ता है तो आरबीआई अपना ब्याज दर को बढ़ा देगा, ताकि मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाए। तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रेक्शनरी या डियर मनी पॉलिसी, जिसमें महंगाई से लड़ने के लिए आरबीआई क्या करेगा, मनी सप्लाई को कम करेगा। उसके लिए वो सीआरआर हो, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर हो, रेपो रेट, ये सबको बढ़ा देगा। इसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। या फिर ये हो गया क्वांटिटेटिव टूल्स कर सकता है, फिर क्वालिटेटिव टूल्स भी कर सकता है, जैसे लोन टू जो हमारा मार्जिन जो हमने पढ़ा था, लोन टू वैल्यू रेशियो, वो सबको आपको उसका मार्जिन को बढ़ाना है ना, मोरल सुएशन डालना, ये सब पढ़े थे। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी का कुछ लिमिटेशंस हैं, उतना प्रभावी नहीं है महंगाई को कंट्रोल करने में। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत में जो महंगाई अगर मान लो कॉस्ट पुश फैक्टर के कारण हो, कॉस्ट पुश मतलब सामान का अगर लागत ही बढ़ जाए, मतलब लैंड लेबर कैपिटल और ये सब का कॉस्ट ही बढ़ जाए, रॉ मटेरियल बढ़ जाए, तो आरबीआई उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। दूसरा, अगर ब्याज दर हम दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कर देंगे, मान लो आरबीआई बोल रहा है कि मनी सप्लाई को हमको कम करना है, ठीक है, और उसके लिए वो ब्याज दर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, तो जो इंडस्ट्री है, जो फैक्ट्री है, उसको बहुत हाई रेट पे जो है लोन मिलेगा, तो लोन मिलेगा तो उससे वो ग्रोथ, फिर इकोनॉमिक ग्रो नहीं कर पाएगा, तो इसलिए वो भी मॉनेटरी पॉलिसी का सीमा है, लिमिटेशंस है उसमें। फिर भारत में बहुत सारा असंगठित बैंकिंग क्षेत्र है। अगर आरबीआई भले अपना मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ा रहा है, तो लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो आपका साहूकार से, बनिया से और भी दूसरे लोगों से लोन लेते हैं, ठीक है, जिस पे आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो पहले वो 5% पहले भी ब्याज देता था, कौन? जो मनी लेंडर्स ये लोग होते थे। और भले आरबीआई अपना मनी सप्लाई मतलब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया घटाया, फिर भी वो भी जो है 5% पे देगा। तो बहुत सारे भारत में अनऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर है, जिस पे आरबीआई का उतना नियंत्रण नहीं है, इसलिए आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी का लिमिटेशंस है महंगाई को कंट्रोल करने में। उसके बाद फिजिकल मेजर अगर हम देखें सरकार के उपाय, तो फिजिकल मेजर सरकार लेता है ना, और उसके लिए वो बजट लाता है। तो महंगाई जब भी बढ़ेगा दोस्तों, सरकार क्या करेगा, सरकार जो है अपना खर्चा को कम करेगा और अपना आय, मतलब उसका जो सरकार का इनकम है उसको बढ़ाएगा। क्योंकि महंगाई जब बढ़ता है तो सरकार उसको कम करने के लिए क्या करेगा, अपना खर्चा को कम कर देगा, ठीक है, और लोगों से ज़्यादा पैसा लेना पड़ेगा ताकि लोगों के पास पैसा कम बचे और वो शॉपिंग वॉपिंग कम करे और महंगाई फिर कम हो। तो सरकार क्या करेगा, लोगों से टैक्स ज़्यादा लेने लगेगा, ठीक है। फिर जो इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, उसको भी क्या करेगा दोस्तों, ये इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो भी सरकार बढ़ा देगा, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब उत्पाद शुल्क ये सब जो होता है, तो आपका सामान का मूल्य बढ़ जाएगा, ठीक है। तो महंगाई को कम करने के लिए, एक मिनट, हाँ ये ठीक है ये डिक्रीज है, ठीक है, हाँ, महंगाई कम करने के लिए आपका जो टैक्स को, इनडायरेक्ट टैक्स को सरकार कम करेगा ताकि सामान आपको सस्ता लगे, है ना, जीएसटी वेस्टी ये सब कम कर देगा, ठीक है, ये करेक्ट है। उसके बाद सरकार अपना खर्चा को कम कर देगा ताकि फिर पब्लिक के पास पैसा कम बचे, क्योंकि सरकार अगर अपना खर्चा बढ़ाता है, जैसे कि एलपीजी में ये वो, तो पब्लिक के पास पैसा बचता है, तो उससे फिर महंगाई बढ़ेगा। तो सरकार अपना खर्चा कम कर देगा तो लोगों के हाथ से पैसा खर्च होगा, ठीक है, और बाकी चीज़ों को खरीदने के लिए उसके पास पैसा कम रहेगा, तो महंगाई कंट्रोल में रहेगा। लेकिन फिजिकल जो हमारा मेजर्स है सरकार के द्वारा जो उपाय है, उसका कुछ सीमा है, लिमिटेशंस है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट टैक्स को बढ़ा दोगे, प्रत्यक्ष कर को बढ़ा दोगे, तो लोग खर्चा नहीं करेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी 15,000 कमा रहा है और सरकार बोल रही है कि हम इसे 10% टैक्स लेंगे, तो ये बोलेगा ठीक है दे देंगे। नहीं, मान लो 5% टैक्स लेगा,
₹750, तो हाँ दे देंगे। लेकिन ये सरकार बोलेगी नहीं 10% टैक्स लेंगे, ₹1500, डायरेक्ट टैक्स को बढ़ा देगा, तो ये आदमी बोलेगा कि हम खर्चा अपना कम करेंगे क्योंकि हमको टैक्स जो है ज़्यादा देना पड़ रहा है। ठीक है, राइट। तो वही है कि डायरेक्ट टैक्स अगर बढ़ा दोगे तो खर्चा कम हो जाएगा, मतलब स्पेंडिंग कम हो जाएगा, स्पेंडिंग कम होगा तो इकोनॉमी ग्रो हमारा कम करेगा। उसी तरह से अगर इनडायरेक्ट टैक्स अगर आप सरकार घटा देगा, क्योंकि सरकार इनडायरेक्ट टैक्स घटाएगा जीएसटी वीएसटी, तो सरकार के पास पैसा कम मिलेगा, तो सरकार अपना एक्सपेंडिचर कम करेगी। ठीक है, तो वो भी नुकसान है, सरकार का रेवेन्यू राजस्व कम हो जाएगा। फिर सरकार अपना एक्सपेंडिचर अगर कम करता है दोस्तों, सरकार अपना एक्सपेंडिचर खर्चा कम नहीं कर सकता, क्योंकि पॉलिटिकल कॉन्स्टेंट होता है, राजनीतिक जो है उस पर प्रेशर होता है, पॉलिटिकल प्रेशर होता है, क्योंकि सरकार पब्लिक को चाहिए ही भाई बिजली पानी ये सब, नहीं दोगे तो फिर इलेक्शन हार जाएगा। प्लस क्रिटिकल चीज़ों पे आप एक्सपेंडिचर कम नहीं कर सकते। अगर हमारा डिफेंस ये सब क्रिटिकल एक्सपेंडिचर, हेल्थ क्रिटिकल है, हमको कहीं पे अगर जम्मू कश्मीर में कोई पुल बनाना है भाई, उसको हमको बनाना ही पड़ेगा, चाहे महंगाई रहे या ना रहे। ठीक है, राइट। तो क्रिटिकल चीज़ों पे एक्सपेंडिचर आप कम नहीं कर सकते। तो ये कुछ लिमिटेशन है हमारा फिजिकल मेजर का। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर का देखें कि प्रशासक क्या कर सकता है, ब्यूरोक्रेट क्या कर सकता है, मतलब ओवरऑल सिस्टम क्या कर सकता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हम एक्सपोर्ट वाला आइटम है, जो चीज़ भारत से निर्यात होने वाला है, उस पर हम बैन लगा दें, ताकि उन चीज़ों का आपूर्ति इंडिया में रहे, सप्लाई रहे। जैसे एडिबल ऑयल है, प्याज है, जब भी महंगाई बढ़ने लगता है तो सरकार इनके एक्सपोर्ट पे, निर्यात पे बैन लगा देता है, ताकि सामान भारत में ही रहे, विदेश ना जाए। इससे सामान का आपूर्ति जो है सप्लाई इंडिया में रहेगा। फिर हम लोग पीडीएस जो सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसको हम लोग मजबूत कर सकते हैं, ताकि लीकेज जो हो वो कम हो। फिर जो काला बाजारी ये सब होता है उस पर हम लोग रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, रोक लगा सकते हैं। फिर हम लोग जो चीज़ों का भारत में सप्लाई कम है, आपूर्ति कम है, मान लीजिए भारत में टमाटर का डिमांड है 100 केजी, लेकिन है 90 केजी, तो जो चीज़ शॉर्ट सप्लाई में है, आपूर्ति कम है, हमको उसको बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो शॉर्ट सप्लाई में चीज़ें हैं। इसके अलावा हम टेम्प्रोरी जो है बैन कर सकते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग पे, इसेंशियल कमोडिटी का। देखो फ्यूचर ट्रेडिंग हम लोग शेयर मार्केट के टॉपिक में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे कि फ्यूचर में मान लो एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है, इन लोगों ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि फ्यूचर में हम आपको जो है इस रेट पे वो चीज़ खरीदेंगे। ठीक है, तो अगर हम उस पर टेम्प्रेरी बैन कर दें कि नहीं फ्यूचर में कोई चीज़ नहीं बिकेगा, ये सोच के कि भाई उसका आपूर्ति इंडिया में, मतलब भारत में ही उस समय रहे, कहीं और नहीं चले जाए। ठीक है, फ्यूचर में, इसीलिए हम लोग, ताकि उन चीज़ों का सप्लाई इंडिया में रहे। ठीक है, और ये इसेंशियल कमोडिटी में किया जाता है जनरली, ताकि जैसे प्याज है, लहसुन है, तेल वेल, मसाला वसाला है, ठीक है, ताकि उन चीज़ों का सप्लाई इंडिया रहे वहीं पे। तो ये है महंगाई से बढ़ने के उपाय। अब देखो महंगाई को नापने के लिए अलग अलग हमारे पास मेजरमेंट है। एक होता है WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स दोस्तों कुछ चीज़ों का ही उसका हम लोग महंगाई देखते हैं। ठीक है, याद रखिए इसमें सेवा को हम लोग शामिल नहीं करते हैं और कुछ चीज़ों को ही शामिल करते हैं। और होलसेल मतलब होलसेलर के पास कितना महंगाई बढ़ा, मतलब मान लो ए किसान है, इसने बी को, मतलब मान लो ए का उत्पादन हुआ और इसने बी को बेचा, और बी ने सी को, सी कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, हम और आप। ठीक है, बहुत सारा है, तो हम बी के लेवल पे देखेंगे कि महंगाई कितना बढ़ा। तो होलसेलर के स्तर पे अगर आप मेजर कर रहे हो महंगाई, तो उसको बोलेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसमें सेवा को शामिल, याद रखिए सेवा क्षेत्र को शामिल नहीं करते हैं और सभी चीज़ों को शामिल नहीं करते हैं। हम लोगों ने कुछ डिसाइड किया है, उन्हीं चीज़ों पे महंगाई हम लोग देखते हैं। इसमें जितने भी सामान है उसको 3 ग्रुप में बांटा गया है। एक को बोलते हैं प्राइमरी आर्टिकल, दूसरे को बोलते हैं फ्यूल एंड पावर, और तीसरों को मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, विनिर्माण की वस्तुएं। याद रखिएगा विनिर्माण की जो वस्तुएं हैं उसका जो वेटेज है 64.2% है। मतलब हम लोग जो महंगाई के लिए चीज़ों को चुने हैं WPI के लिए, उसमें मैक्सिमम जो चीज़ें हैं जिसको हम लोग कवर करते हैं वो है उत्पादन की वस्तुएं, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, फिर है प्राथमिक जो है वस्तुएं, और फिर है ईंधन और शक्ति। WPI को कैलकुलेट कौन करता है? तो WPI को जो कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों, वो वाणिज्य मंत्रालय, जो उद्योग मंत्रालय है उसके अंदर में ऑफिस है इकोनॉमिक एडवाइज़र का, आर्थिक सलाहकार का जो कार्यालय है वो इसको लेके आता है। 2011-12 इसका आधार वर्ष है, बेस ईयर है, उसी के संदर्भ में देखा जाता है कि 2011-12 के संदर्भ में अभी क्या महंगाई है वो देखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इनडायरेक्ट जो टैक्स है वो WPI में काउंट नहीं होता है। ठीक है, और जो असंगठित क्षेत्र हैं उसके द्वारा जो उत्पादन चीज़ें हैं वो भी WPI में काउंट नहीं होता है, उसको कवर नहीं करता है। दूसरा है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये कंज्यूमर के लेवल पे देखते हैं,
हम और आपके लेवल पे कि मेरे और आपके स्तर पे कितना महंगाई बढ़ा है, ठीक है। इसी रिटेल इन्फ्लेशन को देखा जाता है, ठीक है, खुदरा महंगाई पे, ठीक है। और इसके लिए हम लोग 4 तरह का सीपीआई यूज करते हैं, ठीक है। उसमें है कौन कौन सा है, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर है, इंडस्ट्रियल वर्कर के स्तर पे कितना महंगाई बढ़ा, ठीक है। अभी एक एक करके सबको देखेंगे। फिर सीपीआई अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय है, सीपीआई अर्बन मतलब शहर में लेकिन नॉन मैनुअल, जो हाथ से काम नहीं कर रहा है, उसके स्तर पे महंगाई क्या बढ़ा। फिर सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर, जो कृषि मजदूर हैं, उसके स्तर पे क्या बढ़ा। और सीपीआई रूरल वर्कर, ग्रामीण मजदूर हैं, उसके स्तर पे। तो सीपीआई अगर हम इंडस्ट्रियल वर्कर का देखें तो ये जो हम सीपीआई महंगाई निकालते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर के स्तर पे, उसके द्वारा हम जो महंगाई भत्ता जो दिया जाता है एम्प्लॉय, भारत सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों को, तो जो महंगाई भत्ता हम लोग डिसाइड करते हैं कितना महंगाई भत्ता हम लोग देंगे, तो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर के स्तर पे ही कितना महंगाई बढ़ा, औद्योगिक मजदूर का कितना महंगाई बढ़ा, उसके आधार पर सरकार को कितना महंगाई भत्ता देना चाहिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को, वो इसमें देखा जाता है। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करने वाले इसको कैलकुलेट जो करता है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का जो लेबर ब्यूरो डिपार्टमेंट है वो करता है। इसका बेस ईयर है 2016। फिर सीपीआई अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय, ये देखा जाता है, ये भी गुड्स और सर्विस में। देखो सीपीआई में आपका याद रखिए गुड्स और सर्विस दोनों है, डब्ल्यूपीआई गुड्स और सर्विस, ठीक है, सेवा और वस्तु दोनों है। लेकिन डब्ल्यूपीआई में सिर्फ और सिर्फ क्या था, गुड्स था, ठीक है। अब देखो सीपीआई अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय, इसमें गुड्स और सर्विस का जो रिटेल प्राइस होता है, खुदरा मूल्य, वो देखा जाता है। और याद रखिए सिर्फ अर्बन का देखा जाता है, और नॉन मैनुअल मतलब जो हाथ से काम नहीं कर रहा है उन लोगों को कवर करते हैं। 2011 से इसको भारत सरकार ने डिसकंटिन्यू कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ सीपीआई अर्बन लेके आते हैं, मैनुअल और नॉन मैनुअल को हम लोगों ने मर्ज कर दिया। तो अब जो है सीपीआई अर्बन आता है, सिर्फ नॉन मैनुअल एम्प्लॉय वाला ख़त्म हो गया। फिर सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर को हम लोग देखते हैं, एग्रीकल्चर लेबर का कितना जो है महंगाई हुआ है उस पर, और फिर उसके द्वारा जो हम लोग निकालते हैं, तो जो न्यूनतम मजदूरी तय करते हैं मनरेगा या अलग अलग राज्यों में अलग अलग वर्कर लोगों का तनख्वाह, तो वो सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर का निकाल के हम लोग तय करते हैं। इसके लिए लेबर ब्यूरो भी इसको लेके आता है, जो श्रमिक और मंत्रालय के अंदर में है, ठीक है। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंदर में। बेस ईयर है 1986-87। सीपीआई रूरल वर्कर, ठीक है। तो याद रखिए एग्रीकल्चर लेबर का निकालने के लिए हम लोग एग्रीकल्चर लेबर को कवर करते हैं सीपीआई वाला। जो ग्रामीण मजदूर के लिए जो मनरेगा का हम लोग तनख्वाह निकालते हैं कितना देना चाहिए, उसके लिए सीपीआई रूरल वर्कर का हम लोग कैलकुलेट करते हैं। लेकिन करना चाहिए ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन याद रखना है हमको कि अभी जो मनरेगा का तनख्वाह कैलकुलेट होता है कि कितना देना चाहिए न्यूनतम मजदूरी, उसके लिए हम लोग सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबर का यूज करते हैं, लेबर का। अभी प्रस्ताव है कि भाई रूरल वर्कर का यूज करो, लेकिन सरकार अभी नहीं माना है। अभी मनरेगा के लिए जो न्यूनतम मजदूरी तय करते हैं वो सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबर का निकालते हैं। इसको लेके आता है लेबर ब्यूरो, जो श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंदर में है। तो हाल ही में भारत सरकार ने सीपीआई में क्या क्या चेंज किया। पहले जो है बेस ईयर को सबसे पहले चेंज किए। बेस ईयर हम लोगों ने 2012 बनाया, ठीक है। और अभी जो सीपीआई लेके आ रहा है कौन, सरकार, वो 3 ही लेके आ रहा है, एक अर्बन, एक रूरल, सीपीआई अर्बन, सीपीआई रूरल और सीपीआई कंबाइंड, ठीक है। और इसमें जो है अलग अलग चीज़ों को अलग अलग आइटम दिया हुआ है, जैसे ठीक है, सीपीआई अर्बन रूरल में अलग अलग वेटेज जो है वो दिया हुआ है। अब देखिए हाँ हाँ, अब देखो इन्फ्लेशन को जो हम लोग नापते हैं तो पीरियड के आधार पे उसको हम लोग जो है बांट सकते हैं अलग अलग टाइप में। एक होता है एनुअल एवरेज इन्फ्लेशन रेट, इसमें देखा जाता है पिछले 52 सप्ताह का एवरेज लिया जाता है, और उसके आधार पे 52 सप्ताह मतलब पिछले एक साल के एवरेज के आधार पे बोला जाता है कि कितना महंगाई बढ़ा है। फिर एक होता है पॉइंट टू पॉइंट इन्फ्लेशन। पॉइंट टू पॉइंट मतलब जनवरी 2016 में अगर महंगाई ये था तो सेम 2017 में, मान लो 13 जनवरी 2016 में महंगाई का दर ये था, महंगाई ये था, इस सामान का मूल्य ये था, तो 13 जनवरी 2017 में इसका मूल्य कितना था। पॉइंट टू पॉइंट देखा जाता है, मतलब सेम टू सेम। तो ये और जनरली उसी सप्ताह के पिछले साल के उसी पार्टिकुलर सप्ताह में क्या रेट था और सेम सप्ताह इस साल में कितना रेट है, उसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट इन्फ्लेशन। फिर एक होता है
जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर देखो, जितना भी हमने देखा ना, सीपीआई देखे या डब्ल्यूपीआई देखे या और भी आगे देखेंगे, सारा जो नापता है वो कुछ चीज़ों को ही नापता है। जैसे डब्ल्यूपीआई सर्विस को नहीं नापता है, गुड्स को नापता है लेकिन सभी गुड्स को नहीं नापता है। सीपीआई जो है वो गुड सर्विस दोनों को नापता है लेकिन सबको नहीं नापता है। तो हमको पूरा महंगाई सभी चीज़ों का पता मोटा मोटी नहीं चलता है। लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर होता है कि जीडीपी एट करेंट प्राइस फिर बाय जीडीपी एट मार्केट प्राइस, सॉरी कांस्टेंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, समझ में आ रहा है? करेंट प्राइस पे जीडीपी कितना है और ठीक है, करेंट प्राइस पे कितना है और कांस्टेंट प्राइस पे कितना है। तो इससे क्या पता चलेगा? उत्पादन तो वही है, मान लो 10 मैगी, इसको देखिए 2025 से भी चल रहा है। तो अगर हम मान लें 2025 में महंगाई अगर हम नापते हैं तो हम क्या देखेंगे कि 2025 में जितने सामान का उत्पादन हुआ, जीडीपी में तो सभी देखा जाता है, ऑल गुड्स एंड सर्विस। तो 2025 में जितने सामान का उत्पादन हुआ है, ठीक है, उसका करेंट प्राइस के हिसाब से कितना जीडीपी है वो हमने यहाँ पे लिख लिया न्यूमरेटर में, अंश में। और फिर हर में क्या लिखा कि कांस्टेंट प्राइस पे। तो उत्पादन वही है, वही क्वांटिटी को रखेंगे, लेकिन जो मूल्य होगा डिनोमिनेटर में वो आधार वर्ष का देखेंगे। तो दोनों में जो है समान तो वही हम लोग देखें कि उत्पादन जो है कितना हुआ है इस साल के रेट के हिसाब से, और उत्पादन कितना हुआ होता अगर हम कांस्टेंट प्राइस के हिसाब से जीडीपी निकालते। तो दोनों का हम लोग क्वांटिटी वही रखते हैं और मूल्य जो है एक में रखते हैं करेंट प्राइस, करेंट साल का, इसी साल का चालू वर्ष का, और एक में लिखते हैं कांस्टेंट प्राइस का। तो हमको उससे पता चल जाता है कि कितना मूल्य बढ़ा। जैसे मान लो 2025 में सिर्फ हम मान लो कोई अर्थव्यवस्था में सिर्फ मैगी उत्पादन हो रहा है, ठीक है, तो 10 पीस मैगी का उत्पादन हुआ, और मान लो एक मैगी का उत्पादन 2000, हमारा बेस ईयर है 12, तो 2012 में 10, ठीक है, मैगी का रेट मान लो 5 रुपये था, ठीक है, और 2025 में मैगी का रेट मान लो 10 रुपये है। 2025 में मान लो हम लोग को इकोनॉमी सिर्फ मैगी ही बनाता है, ठीक है, तो कितना हमारा जीडीपी का, मान लो 10 पीस मैगी बना था 2025 में, तो कितना हमारा जीडीपी हो गया? जीडीपी क्या होता है? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो मान लो सिर्फ मैगी बन रहा है, तो 10 पीस मैगी का मूल्य 10 रुपये के हिसाब से 2025 में कितना हुआ? 50 रुपये। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जीडीपी निकालो करेंट प्राइस पे, चालू वर्ष मतलब 2025 चालू वर्ष है, और उसी तरह से बट्टा बाय जीडीपी करो एट कांस्टेंट प्राइस। तो कांस्टेंट प्राइस 2012 में 5 रुपये के हिसाब से 10 पैकेट मैगी का कितना, सॉरी यहाँ पे देखो, तो 10 रुपये मैगी का रेट था 2025 में। इसको थोड़ा आपको समझा देते हैं ताकि, ठीक है, तो मान लो 2012 में 5 रुपये था और 2025 में 10 रुपये मैगी का रेट, और मैगी मान लो हम लोग 2025 में बना है 10 पीस। तो 2025 के हिसाब से जीडीपी कांस्टेंट प्राइस पे कितना निकला? 10 पीस मैगी इंटू 10 रुपये बट्टा, मान लो अर्थव्यवस्था में सिर्फ मैगी ही बन रहा है, ठीक है, और उसे फिर 2012 में 10 पीस, 2012 में के रेट से 10 पीस मैगी का रेट कितना हुआ? 10 पीस मैगी इंटू 5 रुपये, तो 10 10 कट गया, तो 5 इंटू 2 कितना? 5 बाई 2 कितना? 10 बाई 2 कितना है? 2 आया। इसका मतलब मेरा महंगाई जो होगा वो 2 गुना बढ़ गया। तो जीडीपी डिफ्लेटर से क्या होता है? इसी तरह मैंने यहाँ पे एक चीज़ का निकाला, वैसी चीज़ का आपको सबका निकाल लो, ऐसे जोड़ जोड़ के सारा सब, तो सबका जीडीपी निकाल लो और कांस्टेंट प्राइस पे, और जीडीपी करेंट प्राइस पे जीडीपी निकाल लो कांस्टेंट प्राइस पे, फिर दोनों को डिवाइड कर दो। तो इससे पूरे अर्थव्यवस्था का महंगाई का पता चल जाता है। इसीलिए जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो महंगाई नापने का बहुत ही अच्छा मेथड है, ठीक है, बेटर मेथड है, क्योंकि ये सारा गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस कर जो है वो कवर करता है। फिर एक है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ये अभी भारत कैलकुलेट नहीं करता, ये प्रपोजल स्टेज में प्रस्तावित है। इसमें प्रोड्यूसर जो उसका उत्पादन कर रहा है उसके स्तर पे देखा जाता है कि उसका जो है कितना, जब तक उत्पादन का आखिरी स्टेज तक नहीं पहुंच जाता है तो कितना उसका प्राइस मूल्य बढ़ता है, ठीक है, उत्पादन के स्तर पे एक्चुअली देखते हैं। लेकिन अभी भारत में ये प्रस्तावित स्टेज में अभी कैलकुलेट नहीं होता है। अब देखिए महंगाई से रिलेटेड कुछ टर्म्स, जैसे डिसइन्फ्लेशन।
ठीक है दोस्तों, तो 1 घंटे का क्लास हो गया। 1 घंटे का छोटा छोटा क्लास रहते हैं ताकि आपके लिए भी सहूलियत हो। बस ये कुछ टर्म्स है जैसे डिसइन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, रिफ्लेशन है, इन्फ्लेशनरी गैप है, रिसेशन, डिप्रेशन, इन्फ्लेशन स्पाइरल, ओवर हीटिंग ऑफ द इकोनॉमी, सप्रेस्ड या रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन, ओपन इन्फ्लेशन, मिजरी इंडेक्स, स्टैगफ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, एगफ्लेशन, एग्रीस इन्फ्लेशन, स्क्यू इन्फ्लेशन, एंजल्स लॉ, बेस इफेक्ट। तो इसको 15-20 मिनट और लगेगा, तो इसका क्लास हम लोग कल करते हैं, ठीक है। और कल हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को भी कर लेंगे और उसके बाद एक टॉपिक हम लोग और कर लेंगे। तो ये आपका इकोनॉमी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। हम चाहते हैं कि आपको धीरे धीरे चीज़ें पढ़ते जाएँ आप और आपको वो कंप्लीट होते जाए। और जो आपका बेसिक बुक्स है, जैसे कि इसको इस पीडीएफ को सिर्फ यही नहीं पढ़ना है, मृणाल सर का जो पीडीएफ हमने दिया है ना, उसके साथ इसको पढ़ना है, ठीक है। तब आपका इकोनॉमिक्स का कंप्लीट आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। फिर पॉलिटी भी दिए हैं हमने, तो पॉलिटी के साथ लक्ष्मीकांत को भी देखिएगा, साथ साथ करना है, ठीक है। और कल से जो है प्रीलिम्स का हम लोग का जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हम लोग मैं पहले चलाता था, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली प्रैक्टिस पेपर के नाम से डीपीपी जो चलाता था, ठीक है, उसको हम लोग कल से कंटिन्यू करेंगे 2025 प्रीलिम्स के लिए, ताकि आप क्वेश्चन सॉल्विंग करने का टेक्निक आपको पता चल जाए और आसानी से आपका प्रीलिम्स जो है वो निकल जाए, ठीक है। तो कल से हम लोग क्लास करेंगे, डेली आपका 30 से 40 मिनट का रिकॉर्डेड वीडियो आएगा जिसमें हम लोग 15 से 20-25 क्वेश्चन डेली देखेंगे, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए। चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे नोटिफिकेशन नहीं आता है, पता नहीं चलता है कि क्लास कब होता है। तो इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। और दोस्तों, लेक्चर को बनाने में मेहनत लगता है तो ज़रूर अपना फीडबैक दें और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़िए। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।